गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, बीए ऑनर्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए हम बायो ज्योग्राफी के विषय पे बात कर रहे थे। अपने पूर्ववर्ती लेक्चर्स में मैंने उसके विषय क्षेत्र की बात की थी, इसका क्या आशय है इस पे बात की थी। उसके बाद हमने इसकी परिभाषाओं पर अध्ययन करना शुरू किया था और एच.आर. मिल और डडले स्टैम्प की परिभाषा के बारे में हमने पढ़ा था कि उन्होंने किस प्रकार से जैव भूगोल विषय की व्याख्या की। ये जो दोनों परिभाषाएं दी गई थी सिंगल डायमेंशन परिभाषा थी, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें नए तत्व बढ़ते गए, इसका विषय क्षेत्र व्यापक होता गया, उसी के हिसाब से इसकी परिभाषाओं का भी जो भाषा थी या इसकी परिभाषाओं का भी जो रूप था वो निरंतर बदलता रहा, इसका विषय क्षेत्र बढ़ता रहा। आज हम इसकी तीसरी परिभाषा की बात करेंगे। F.J. मोंकहाउस के द्वारा जो इसकी परिभाषा दी गई वो इस प्रकार से थी कि बायोजोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ geographical aspects of plants and animal life in terms of their regional distribution। पिछली दो परिभाषाओं के कंपैरिजन में ये परिभाषा थोड़ी अधिक व्यापकता लिए हुए है, और इसमें एक्चुअली मोंकहाउस ने क्या कहा है कि जंतु और वनस्पतियों का अध्ययन क्या है, कि जैव भूगोल के अंतर्गत जंतु और वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है और यह अध्ययन क्षेत्रीय आधार पर किया जाना चाहिए। तो ये जो परिभाषा में इन्होंने एक नया एस्पेक्ट जोड़ा था वो क्षेत्रीय वितरण के रूप में जोड़ा था, कि उन्होंने कहा था कि हम किसी भी प्रजाति या का अध्ययन जब हम करेंगे, चाहे वो जंतु प्रजाति हो चाहे वो वनस्पति की प्रजाति हो, हम अपने अध्ययन का आधार जो रखेंगे वो क्षेत्रीय रखेंगे। उससे क्या होगा कि हम किसी भी स्पेसिफिक क्षेत्र में वनस्पति और जीवों की जो स्थिति है उसको प्रॉपर्ली समझ सकेंगे, और हमारे अध्ययन का जो आधार रहेगा वो स्पेसिफिक क्षेत्र के रूप में रहेगा। तो यहाँ पर एक तरह से देखें तो उन्होंने माना कि वनस्पति और जंतुओं का जो भौगोलिक पक्ष है वो युक्तिगत वितरण के संदर्भ में अध्ययन है। अब युक्तिगत वितरण हमने किस तरह से लिया उसे, कि वो जो विवरण होना चाहिए वो क्षेत्र के आधार पर होना चाहिए। देखिए, अभी आप जब आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम बायोम्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वास्तव में बायोम्स क्या है? पृथ्वी पर जितना भी लिविंग वर्ल्ड है उसका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ही बायोम है। हमने अलग अलग क्षेत्र में बांटकर अलग अलग प्रजाति के रूप में उनका अध्ययन किया है। तो F.J. मोंकहाउस ने अपनी परिभाषा में वितरण के अध्ययन के साथ साथ एक शब्द और जोड़ दिया, जैसे रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन या क्षेत्रीय वितरण। तो उनके कहने का उद्देश्य यह था कि हम जब भी इन सब विषयों के बारे में पढ़ें, इनके वितरण के बारे में पढ़ें, तो हम बायोज्योग्राफी का क्या है जिसमें सबका क्षेत्रीय आधार पर वर्णन किया जाता है। फिर हम बात करेंगे जे स्मिथ की परिभाषा की। जे स्मिथ ने अपनी परिभाषा में कहा है, बायोज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक पैटर्न। अर्थात जैव भूगोल के अंतर्गत वैज्ञानिक आधार पर जीवों और वनस्पति के वितरण का अध्ययन किया जाता है। हमारा जो अध्ययन का आधार रहता है वो बहुत साइंटिफिक रहता है। इस परिभाषा को स्मिथ ने वैज्ञानिक आधार पर इसमें एक ये तत्व जोड़ दिया कि हमारा जितना भी ये स्टडीज़ होगी वो साइंटिफिक स्टडी होगी। अब साइंटिफिक स्टडी से आप क्या समझते हैं कि किस प्रकार से उनकी जैविक संरचना है, और वो जैविक संरचना जो है वो किस कारण से है। जैसे जैव भूगोल का जो भूपृष्ठ पर पादपों और प्राणियों की विभिन्न प्रजातियां जो पाई जाती हैं, वैज्ञानिक आधार पर उसका किस प्रकार का अध्ययन, किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, ये डडले स्टैम्प ने अपनी परिभाषा में कहा। उसके बाद सेल्डन ने अपनी परिभाषा में कहा कि बायोज्योग्राफी रिलेट्स फ्लोरा एंड फ्यूना with their past and present। देखिए, इस परिभाषा में एक नया एस्पेक्ट जुड़ गया, और वो नया एस्पेक्ट क्या है? हमने यहाँ पे बात की पास्ट और प्रेजेंट की।
तो अगर हम इस परिभाषा को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जैव भूगोल में जंतु और वनस्पति जगत का अध्ययन किया जाता है उसके भूत और भविष्य के आधार पर। हम सिर्फ प्रेजेंट स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम प्रेजेंट चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए उसकी हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं और उस हिस्ट्री के अध्ययन के आधार पर हम उसके भविष्य के बारे में, क्या फ्यूचर होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है। तो कौन सी चीज़ें होने का आधार क्या है कि भूतकाल में भी ऐसा हुआ था। हमने ये पढ़ा जब पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन किया, जुरासिक काल के बारे में पढ़ा, तो हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से डायनासोर जैसे विशाल जीव भी इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए। कितने पावरफुल फैक्टर्स होंगे कि इतना बड़ा जीव, छोटे छोटे जीवों की बात छोड़िए, इतना बड़ा जीव हमारी पृथ्वी पर से गायब हो गया, विलुप्त हो गया। तो हम ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं क्या पृथ्वी पर हो सकती हैं। क्या इस प्रकार की घटनाओं से जीवों की स्थिति में, पृथ्वी की स्थिति में कोई बदलाव आ सकता है। आप अगर देखिए पिछले 5-7 सालों में अगर हम क्लाइमेट का अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। अगर इसी प्रकार के बदलाव निरंतर चलते रहे तो पृथ्वी पर जैविक विश्व जो है उसमें भी परिवर्तन बहुत व्यापक रूप से आ सकता है। आप ग्रीष्म ऋतु की बात करें, शीत ऋतु की बात करें, वर्षा ऋतु की बात करें, इनके पैटर्न में आपको थोड़ा थोड़ा बदलाव नज़र आएगा। पहले हम कहा करते थे वेस्टर्न राजस्थान, जिसको हम थार डेजर्ट कहते थे। आप ये देखिए कि पिछले कुछ सालों में अगर आप वहाँ वर्षा का अध्ययन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि वहाँ वर्षा की मात्रा बढ़ रही है। पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ देखेंगे, आजकल आप रोज़ अखबार पढ़िए, बारिश के मौसम में हर दिन कहीं ना कहीं की खबर होती है कि लैंडस्लाइड हो गया। ये लैंडस्लाइड क्यों हो रहा है? क्योंकि मानव के हस्तक्षेप के या वॉटेवर जो भी कारण रहे हों उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो चट्टानें, ये जो मिट्टी है, ये सब लूज़ होते जा रहे हैं और वर्षा की जो इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से ये अपने स्थान से हिल जाते हैं, अपने स्थान से हट जाते हैं और बड़ी व्यापक रूप में किसी भी क्षेत्र में तबाही मच जाती है। तापमान की बात करें, इंग्लैंड में तापमान 48 डिग्रीज़, स्पेन में तापमान 50 डिग्रीज़, फ्रांस में तापमान 48 डिग्रीज़। ये एक अपने आप में अजूबा है जिनके जवाब हम अभी नहीं दे पा रहे हैं कि ये कौन से कारण हो गए कि इन देशों में इतनी गर्मी पड़ने लगी। कई क्षेत्र ऐसे हैं बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने लग गया, अचानक ही 4-4, 5-5 फीट बर्फ़ जम जाती है। तो ये सारे बदलाव जो पृथ्वी पर आ रहे हैं ये क्या हमें किसी चीज़ के लिए इंगित कर रहे हैं? हमें फ्यूचर की कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं कि पृथ्वी पर किस प्रकार के चेंजेस होने के चांसेस हैं। आप ये देखिए कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, पर हमारा जो विकास है वो संतुलित नहीं है और संतुलित विकास के नहीं होने का क्या रिज़ल्ट है कि हम लोग पूरी तरह से प्रकृति को ख़राब कर रहे हैं, रुइन कर रहे हैं और उसका असर भी शायद हमारे क्लाइमेट पे पड़ रहा है। तो आप ये देखिए कि वैज्ञानिकों ने एक बात बताई है कि समुद्र का तापमान बढ़ने की वजह से वेदर या क्लाइमेट का फॉर्मेशन जो है उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं। हम उस पर्सपेक्टिव को अभी पकड़ नहीं पा रहे हैं, हम उस इतनी जल्दी अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, हमें कई वर्ष उसका और अध्ययन करना पड़ेगा। पर मेन बात यह है कि समुद्र के जल का तापमान बढ़ गया है किन्हीं कारणों से, उन पे हम अभी बात नहीं करेंगे, आगे अपन बायोम्स पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। पर उसका असर क्या हो रहा है पूरी विश्व की जलवायु पे पड़ रहा है। भारत के लिए एक प्रेडिक्शन किया गया कि धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में वर्षा, जब मानसून की बारिश है उसकी मात्रा कम होती जाएगी और मानसून साउथवर्ड शिफ्ट होता जाएगा। उसका क्या रिजल्ट रहेगा कि अधिकांश वर्षा समुद्र की तरफ हो जाएगी। अगर ऐसी स्थितियां हमारे सामने आती है तो बहुत विकट स्थिति में हम फंस जाएंगे। तो सेल्डन ने जब अपनी परिभाषा दी तो उन्होंने ये बहुत ही अच्छी बात उसमें बताई कि हमें सिर्फ जैविक विश्व का अध्ययन नहीं करना है, पर वो अध्ययन हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के प्रेडिक्शन के आधार पर होना चाहिए। मतलब कि हम उसके ऐतिहासिक तत्वों का अध्ययन करें कि किस प्रकार की घटना हुई थी, हम उसके वर्तमान का अध्ययन करें
और उन सभी अध्ययनों के आधार पर हम उसके भविष्य के लिए प्रिडिक्शंस करें। तभी हम जैव भूगोल का हमारा जो असली जो पर्पस है इसकी स्टडी का, वो पर्पस, वो उद्देश्य हमारा पूरा हो पाएगा। तो अगर हम इस नज़रिए से देखें तो सेल्डन की जो परिभाषा है ये बहुत व्यापकता लिए हुए है और साथ ही साथ बड़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर को उन्होंने उठाया है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि हम जितना भी जैविक वर्ल्ड है उसके वर्तमान की अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम उस वर्तमान को जस्टिफाई करने के लिए हमें उसके इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक होता है। जब हमने इसके विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था तब भी आपको बताया था कि हम फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। क्यों? क्योंकि तभी हम प्रेजेंट सिचुएशन को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेल्डन ने अपनी परिभाषा में ये पास्ट और प्रेजेंट की जो बात कही थी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने अपनी परिभाषा में की। फिर हम अगली परिभाषा पे आते हैं जो बैरी कॉक्स ने दी है। बैरी कॉक्स ने अपनी परिभाषा में लिखा है, बायोजोग्राफी स्टडीज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इन रेफरेंस टू द ओरिजिन एंड टाइम। देखिए, ओरिजिन एंड टाइम, ये दो जो शब्द हैं इनको अच्छी तरह से समझिए। किसी भी चीज़ की उत्पत्ति कब और कहाँ हुई और किस समय में हुई, उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना लंबा रास्ता तय किया है और वो अपने ओरिजिन से कितनी दूर तक पहुँचा है। इस परिभाषा को अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि जैव भूगोल के अंतर्गत हम जैविक तत्वों के वितरण का अध्ययन करते हैं। ये तो कोई नई बात नहीं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, परंतु ये अध्ययन का आधार क्या होता है, उसकी उत्पत्ति और समय क्या है। कोई भी जैविक तत्व अपनी उत्पत्ति के केंद्र से फैलकर अपनी संख्या और क्षेत्र को बढ़ाता है, इसलिए हमें उत्पत्ति का केंद्र और उसके समय, इन दोनों की जानकारी आवश्यक होनी चाहिए। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो एक चैप्टर आएगा डिस्पर्सल, प्रसरण की क्रिया, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अपने ओरिजिन से, अपने उत्पत्ति के स्थान से ये सारा जो जैविक वस्तुएं होती है वो किस प्रकार से दूर दूर तक फैल जाती है। तो किसी भी चीज़ के वर्तमान चीज़ को पढ़ने के लिए हमें उसके इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है और साथ ही साथ हमें ये देखना पड़ता है कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और किस समय में हुई, वर्तमान तक वो कितना पुराना है, वो कितना लंबा मार्ग यहाँ तय कर यहाँ तक पहुँचा है। तो हम ये कह सकते हैं कि बैरी कॉक्स ने भी एक नया डायमेंशन अपनी परिभाषा में दिया और वो ऐसा डायमेंशन था जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, उसका अध्ययन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगले चैप्टर में, अगले लेसन में हम और परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे और इसका पैटर्न आप ये देखेंगे तो आप ये देखिए कि हमारी जो परिभाषाओं की व्यापकता है वो व्यापकता बढ़ती जा रही है। मैंने पहले भी आपको बताया, पहले सिंगल डायमेंशनल परिभाषाएं थी, फिर 2 डायमेंशनल हुई, फिर 3 डायमेंशनल एंड अल्टीमेटली अब जो इसके बारे में बात की जा रही है दैट इज़ मल्टी डायमेंशनल। उसके बहुत सारे आयाम हो गए हैं, उन सभी आयामों का अध्ययन हम इस आपके सिलेबस में भी आप देखेंगे। अगर हम इस सिलेबस को भी एक दिन डिस्कस करेंगे तो सिलेबस में भी आप ये देखेंगे कि हम कितना व्यापक रूप में इसका अध्ययन कर रहे हैं, कितने सारे तत्वों को यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत व्यापकता लिए हुए है। अगले लेसन में, अगले लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।